हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हम 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस खत्म कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो जाके अभी देखिए, बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा ये थर्ड वीडियो है, इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्या है। कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक और डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी में खोजा गया था, have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis, जिसको आप टीबी बोलते हैं, tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. बोला है कि before the invention of antibiotics, टीबी और tuberculosis was considered as one of the deadliest disease. एक बार हो गया फिर बाकी लोगों को भी सफर करवा देते, और मतलब इसका कोई इलाज नहीं था। इस लेवल की बीमारी थी। तो जैसे ही एंटीबायोटिक का इन्वेंशन हुआ तो आया कि ट्यूबरकुलोसिस का भी जो पहले डेडली डिजीज था, अब क्या है, क्यूरेबल डिजीज है, उसका भी इलाज पॉसिबल है एंटीबायोटिक की वजह से। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया। वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करता है। Some antibiotics can destroy protozoa. आपने 8th स्टैंडर्ड में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था, जब वहाँ पे आपने पढ़ा था माइक्रोब्स के टाइप, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो ये जो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए काम करेगा, वायरस के लिए काम नहीं करेगा। Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They called broad spectrum antibiotic. बोला है कुछ बायोटिक्स ऐसी हैं जो वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज हैं, और उसको क्या बोला जाता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। याद रखना, पहला क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसमें उसका एग्जांपल दिया है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ये सब क्या केमिकल्स के नाम है, इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के। When the pathogen cannot be identified, even the symptoms of a disease are visible, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज। जैसे कभी कभी कोई बॉडी अगर सफर कर रही है किसी बीमारी से, क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये इसको कोई तो डिजीज है, लेकिन उसके पैथोजेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो आप जब भी कोई मेडिसिन लेंगे ना, आप देखना उसके ऊपर क्या लिखा है, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अगर ये तीनों में से कोई एक है तो आपकी दवा कौन सी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या? आपको पैथोजन के बारे में नहीं पता है, डॉक्टर्स को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि पैथोजन कौन सा है, और आपको ऐसी दवा चलाई जा रही है कि उसका इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट है व्हेन एवर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन। जब मुझे पता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन सा ये डिजीज हुआ है, अगर मुझे पता है तो मैं क्या दूंगा? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दूंगा। और ये क्या होता है? पेनिसिलियम, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 टाइप के हैं जो क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं। Institutes at work, the National Institute of Virology, established in 1952 in Pune, undertakes research related to disease like measles, jaundice, fever, and diseases of the lungs, with support from the World Health Organization। मतलब इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे है? पुणे में है, जो क्या कर रही है? अलग अलग डिजीज के बारे में, अलग अलग रोग के बारे में, अलग अलग पैथोजेंस के बारे में पढ़ रही है कि कैसे कैसे क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जा सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को हमने देखा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, NSA बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। ये भी कहाँ से मिलता है? फंगस से मिलता है। पेनिसिलियम एंड इज यूज्ड फॉर, मतलब ये पेनिसिलिन एक फंगस से मिलता है। कौन सा फंगस है वो? पेनिसिलियम है। एंड इज यूज्ड टू कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। ये सब बैक्टीरियाज के नाम है। आप बैक्टीरियाज के नाम भी याद रखना, स्टेफिलोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई।
Medicine containing penicillins are used to treat the certain bacterial infection of the ear, nose, throat, skin as well as disease like pneumonia and scarlet disease. अब स्कारलेट डिजीज के बारे में जरा पढ़ना, निमोनिया के बारे में आपने सुना रहेगा। निमोनिया क्या है? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है। स्कारलेट भी वही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है ये। ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन, ये सब में अगर कभी होता ना कि स्किन के डिजीज हो गए हैं, कंटिन्यूस नाक बह रही है, कान में दर्द हो रहा है, ये सब का इलाज के लिए क्या यूज किया जाता है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और उसमें क्या रहता है? पेनिसिलिन रहता है। कुछ सावधानियां लिखी है यहाँ पे कि कॉशंस, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एंटीबायोटिक आपको तब ही लेना चाहिए जब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई तो एंटीबायोटिक ले रहा था, मेरे घर में किसी को सर्दी था और सर्दी खांसी आ रहा था, उसने लिया तो ठीक हो गया, मैं भी वही ले रहा हूँ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये उसकी बॉडी के लिए सूट कर दिया, हो सकता है आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं करे, एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। इसलिए कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करने के पहले यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। Second, don't purchase any antibiotic from the medical store without the prescription of doctor. जब तक डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता है तब तक आप कोई भी दवाइयाँ, किसी भी टाइप की दवाइयाँ कंज्यूम मत करिए। Don't consume antibiotic on your own to treat the common disease like throat infection, common cold and influenza. आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, ये पर जो भी आपको प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, आप क्या करते हैं? घर में मेडिकल से जाते हैं, दवाइयाँ लेके चले आते हैं, खा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर सजेशन, वी शुड नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। Even if you feel well before the completing of the prescribed courses of the antibiotic, you must continue and complete it. अगर बोला है कि जब आप कहीं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 5 टाइम का दवा दिया है, 5 टाइम दवा खाना है, लेकिन आप क्या किए? हमने 3 बार दवा खाया और हम ठीक हो गए, हम फील करते ठीक हो गया। तो 3 खत्म करने के बाद ही छोड़ नहीं देना चाहिए दवाई को। जब तक 5 कोर्स खत्म नहीं हो जाए तब तक उस दवा को कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज वो बीमारी है, वो डिजीज वापस से रिफ्लेक्ट कर सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे लिखा है, इसमें देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं क्या? यस, दे हैव गिवन सम पॉइंट्स आल्सो। डोंट सजेस्ट टू अदर्स एंटीबायोटिक विच वेर यूजफुल फॉर यू। अगर मुझे कोई दवा सूट कर गई है तो किसी और को सूट नहीं कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे जो दवा सूट हो गई है किसी और को सजेस्ट मत करिए। नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट। Alexander Fleming, a professor of microbiology at St. Mary's Hospital, had cultured variety of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. ये आप खुद से पढ़ लेना, यहाँ पे बस इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन का खोज किया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, फंगस के बारे में पढ़ा, ईस्ट के बारे में पढ़ा हमने, लैक्टोबैसिलस के बारे में, राइजोबियम के बारे में, ये सब थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमको क्या पढ़ना है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच चेंजेस डू यू नोटिस इन द लेदर आर्टिकल एंड गनी बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के टाइम पे आपने देखा रहेगा जो लेदर के कपड़े होते हैं, लेदर के बेल्ट होते हैं, उसके ऊपर अगर आपने एक जगह टांग के रख दिया है, या नॉर्मल से कपड़े के साथ भी होता है, अगर एक कपड़े को आपने लॉन्ग टाइम के लिए टांग के रखा है तो उसके ऊपर पूरा व्हाइट आ जाता है। वो व्हाइट ही क्या है? हार्मफुल जो अब क्या करेंगे, उस लेदर वाले कपड़े से, लेदर वाले बेल्ट से वो क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो जहां से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करें धीरे धीरे उन चीजों को क्या कर देंगे? डैमेज। फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड कैन यू यूज दीज आर्टिकल्स। इसको कितने समय के बाद आप यूज कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा ओपिनियन है कि एक बार अगर उसके ऊपर व्हाइट कलर के पाउडर्स लग गए, या लेदर के ऊपर अगर व्हाइट कलर के फंगस लग गए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए, तो फिर वापस से वो यूज करने लायक नहीं बचते हैं। Why do these articles do not spoil during the summer or the winter? समर और विंटर के समय पे क्यों नहीं होता है खराबी, बस बारिश के टाइम पे क्यों? तो बारिश के टाइम पे आपको जैसे पता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव, पानी चाहिए। तो बारिश के टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर के वजह से ये जो कंडीशन हो ना, लेदर के ऊपर हो या व्हाइट पाउडर लग जाते हैं, ओ या फंगस लग जाते हैं,
क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है रेनी सीजन में एज कम्पेयर टू द विंटर और समर सीजन में। पानी का क्वांटिटी कम रहता है, वेपर का क्वांटिटी कम रहता है, इसलिए इस विंटर सीजन में और समर सीजन में स्पॉइल नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पोर ऑफ फंगस फंगाई इज प्रेजेंट इन द एयर। छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, पार्टिकल। जैसे अगर मैं फंगस बनाने का ट्राई करूं तो आपको नीचे दिया गया है, ऐसे से स्पोर्स रहेंगे इसके ऊपर ही। जब ये फटता है तो इसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे हवा में घूमते रहते हैं, इसको बोले स्मॉल स्मॉल पोर्स एयर में रहते हैं। इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर स्पोर जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक, गनी बैग, लेदर, वुडन आइटम एक्सेट्रा। जब इस स्पोर्स को मॉइस्चर मिलता है ना, ये स्पोर क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। मान लो ये लेदर है, इसके ऊपर ग्रो करने लगेगा। ग्रो करना मतलब क्या, जर्मिनेट करने लगेगा। जर्मिनेट करने लगा, जर्मिनेट मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, रूट बनने लगेगा उसके अंदर। अब जब रूट बनेगा तो रूट क्या करेगा, उस लेदर के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उस फंगस के स्पोर के लिए, वो सब एब्जॉर्ब करने लगेंगे। द फंगल हाइफे और फाइबर ऑफ द फंगस पेनिट्रेट डीप। ये जो मैंने बोला ना, ये रूट जैसा है, इसी को क्या बोला, हाइफे बोले हैं, हाइफे। penetrates deep into the material to obtain the nutrients and to reproduce। मतलब अंदर जाता है मटेरियल एब्सॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। दिस कॉजेज द मटेरियल टू वेयर एंड बिकम वीक। कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है और कमजोर हो जाता है। एज अ रिजल्ट गन्नी बैग, लेदर आइटम्स एंड शूज, पर्सेस, बेल्ट एक्सेट्रा on which fungi has grown do not last long। वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड। ज्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं और जल्दी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जैम एंड चटनी। आपने देखा रहेगा, आज मोस्टली तो आपने पिकल्स पे देखा रहेगा। पिकल्स पे क्या होता है, कभी आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख दो, कभी आपने देखा रहेगा मम्मियाँ क्या करती है, जार में जिसमें रखती है ना, पूरा ऑयल भर के रखती हैं। जहाँ पे भी पिकल रखती हैं, पिकल पूरा ऑयल से ढका हुआ रहता है। अगर एनी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर पिकल पेस्ट के ऊपर से अगर ऑयल हट गया तो वहाँ पे ना उस पिकल्स के ऊपर व्हाइट व्हाइट डॉट आ जाते हैं, व्हाइट व्हाइट करके फंगस आ जाते हैं। सेम मुरब्बा पे होता है, जैम पे होता है, सॉसेस पे हो जाता है। They use nutrients in these food items for growth and reproduction। उस पिकल्स पे से, उस जैम पे से, उस मुरब्बे से जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको मिलता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब अपना नंबर बढ़ा देते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज माइटोटॉक्सिन। एक टाइप का केमिकल है माइटोटॉक्सिन। सर्टेन पॉइजनस केमिकल इन द फूड एंड द food become poisonous and food on which fungi have grown cannot be eaten। यहाँ पे भी आप देखोगे जहाँ पे व्हाइट चीजें लग गई, फंगस लगे, उन चीजों को खाना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको डाइजेशन का या पेट की समस्याएं हो सकती हैं। अगला जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है क्लॉस्ट्रीडियम। Sometimes causes of food poisoning occur during the community phase। How does it food become poisonous of all sudden? बोला कभी कभी क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है लोगों को। जब भी आप कहीं पे शादी में जाते रहोगे या पार्टी में कहीं पे जाते रहोगे, जब खाना खाते हो तो लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, तो देखते हैं। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रीडियम। जो पके हुए खाने रहते हैं, जो खाना बना के रखा रहता है, उसको खराब कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम। आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरेंट species of this bacterium, some are free living in the soil whereas some live in the alimentary canals of a humans and animal। बोला है कि कुछ बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम के कुछ फैमिली ऐसी हैं जो फ्री लिविंग है, मिट्टी के अंदर रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं। एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं किसके, ह्यूमंस और एनिमल्स के। These bacteria are rod shaped and produce bottle shaped endosperm in adverse condition। जब उनको लगता है कि मतलब मुझे सरवाइव करने के लिए माहौल सुटेबल नहीं है तो क्या करते हैं, एंडोस्पर्म बना लेते हैं। एंडोस्पर्म कैसा रहता है, बॉटल शेप का रहता है। One special characteristics of this bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in the anaerobic respiration condition। ये क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कंडीशन में सरवाइव करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा, तो ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है या होता ही नहीं है।
इसलिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ओनली क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कॉजेस इलनेस, क्या एक ही टाइप की बीमारी है क्या? फूड पॉइजनिंग है क्या? नहीं ना, और भी टाइप की बीमारियां हैं। तो क्या बस क्लॉस्ट्रिडियम एक ऐसा है जो बीमारी कॉज करता है क्या, या डिजीज कॉज करता है? नहीं, देयर इज नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया विच कॉजेस डिजीज। तो other kind of a microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi are also responsible for a different sizes that affects the human। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस के साइज के बारे में आप बताइए जरा कि इनका साइज क्या होता है। आप जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ और फंगाई का साइज क्या होता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये 8th स्टैंडर्ड के बुक्स में अवेलेबल है ये। You have learned about the various viruses which are smaller than the bacteria and can grow and reproduce only in a living cell. Let us see how they are harmful to us। देखते हैं कि कैसे हार्मफुल हैं। नीचे एक टेबल बनाया गया है, ये तो इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट के बारे में दिए गए हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो कुछ टेबल्स बनाए गए हैं। कुछ टेबल्स में दे हैव गिवन अ सर्टेन नेम ऑफ डिजीज, जस्ट लाइक पहला दिया है एड्स। एड्स किसके वजह से? पैथोजन वायरस के वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि थ्रू द ब्लड एंड सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम द एड्स। अगर आप जैसे ब्लड हो गए, सीमेंट्स हो गए, मिल्क हो गए, एक ऐसे फीमेल ऐसी मतलब एक ऐसी मदर है जिसको जो ऑलरेडी सफर कर रही है एड्स से, अगर उसका बेबी अगर मिल्क कंज्यूम करेगा तो उस बेबी को भी चांसेस हैं कि एड्स हो जाएगा। ये प्रिवेंशन क्या है? सेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शन। जो डॉक्टर्स जाते हैं ना, आप देखो बार बार नीडल्स चेंज करते हैं वो लोग। बाल बनवाने जाते हैं आप लोग या दाढ़ी बनवाने जाएंगे आप, तो सलून वाला क्या करता है? ब्लेड चेंज करता है। अगर नहीं चेंज करता तो आप उसको बोलिए कि नहीं चेंज करना है ये, या डॉक्टर अगर नीडल्स चेंज नहीं करते उनको बोलिए नीडल चेंज करके लगाओ ये, क्योंकि अगर नहीं, अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो यू माइट सफर फ्रॉम इट। हेपेटाइटिस, but there is number of diseases which is given, और इसके इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, ये सब दिए गए हैं। आप गो थ्रू कर लेना। अगर आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर डाउट आ रहा है तो आप अपने आप कमेंट, अपने जो भी डाउट है या आंसर से आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ये हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।